भरतपुर 05। मैं ना जानूँ तो यार तुम डालेंगे भाई कर दूंगा मैं। नमस्कार, भरतपुर 05 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो जर्नलिस्ट बबलू अनुज के साथ मैं राजीव भट्ट। आज हम चर्चा करेंगे भरतपुर में किस पार्टी का कौन विधायक बन सकता है। राजनीतिक चर्चा है। निश्चित रूप से राजनीतिक व्यक्ति हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपका परिचय कराऊंगा कि हमारे साथ इस समय यहाँ कौन कौन बैठा है। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को 25 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम आएगा, तो निश्चित रूप से आप वोट डालने जाएं और इसे लोकतंत्र के उत्सव की तरह मनाएं। सब लोग निकलें, अपने अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार सबको लेकर जाएं। वोट जरूर डालें, अपने मनपसंद का विधायक चुनें। विधायक किसी पार्टी का हो ना हो, व्यक्ति सही होना चाहिए, ऐसी जरूर सोचें, क्योंकि वही विकास कर सकता है भरतपुर का। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं चर्चा के लिए 2 वरिष्ठतम यहाँ के भरतपुर के राजनीतिज्ञ कह लो इनको, या आप पॉलिटिशियन कह लो। 2 वरिष्ठ हैं, काफ़ी नाम है और राजनीति में काफ़ी दखल रखते हैं। एक है हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल के संतोष फौजदार साहब, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक है हमारे संग बसपा के जिलाध्यक्ष मोती सिंह जी। दोनों जिलाध्यक्ष हैं, ये राष्ट्रीय लोक दल के हैं, ये बसपा के हैं, मोती सिंह जी पार्षद। चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, आज भरतपुर विधायक जो रालोद से विधायक हैं, डॉक्टर सुभाष गर्ग, उन्होंने एक प्रपत्र जारी कराया है, बदलता भरतपुर नया भरतपुर। सेवा ही कर्म है, सेवा ही धर्म है, 5 साल वे मिसाल। सुभाष गर्ग की द्वारा ये पुस्तिका जारी करवाई गई है, दैनिक भास्कर में आई है। आप लोगों ने भी इसे देखा होगा, सबके यहाँ, जिनके यहाँ दैनिक भास्कर के जो भी पाठक हैं उन सबको ये मिली होगी और आपने देखी भी होगी। इसमें तमाम विकास के कार्य जो बताए गए हैं भरतपुर में, रालोद विधायक के कार्यकाल में 5 साल में जो भी भरतपुर में विकास के कार्य हुए हैं वो सारे इसमें हैं। कितना फंड आया था, कैसे कैसे विकास के कार्य कराए गए, तमाम जानकारी इसमें है। तो आप निश्चित रूप से देखिए, इसकी हकीकत को भी पहचानिए। ये केवल फंडा है या वास्तविकता में जमीन पर कोई धरातल पर काम हुआ है, इस पर जरूर नज़र रखिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे राष्ट्रीय लोक दल के जिलाध्यक्ष संतोष फौजदार जी से। फौजदार जी, भरतपुर में रालोद का जनाधार क्या है, व्यक्तिगत रालोद की बात? देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे याद किया और आप मेरे पुराने मित्र हैं। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। आपने आज सबसे मिलने जुलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपने कहा कि भरतपुर में रालोद का जनाधार क्या है। चौधरी चरण सिंह जी ने जो किसानों की राजनीति शुरू की, गरीब की, मजदूर की राजनीति शुरू की। आप जाइए गांवों में, शहर में, जहाँ गरीब बसता है, जहाँ किसान बसता है, उसके दिल में चौधरी चरण सिंह जरूर बसते हैं। और इस वर्ग के बिना राजनीति संभव नहीं है, किसानों के, गरीब के, मजदूर के, युवा के। वो जो रीति नीति दे कर के गए हैं, हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए उनसे बड़ा जनाधार मैं तो समझता हूँ, आदमी जन्म से ही राष्ट्रीय लोक दल का सदस्य हो जाता है। इन परिवारों में कोई किसान परिवार में मजदूर के यहाँ जन्म लेता है, वो छोड़ करके कोई पार्टी ज्वाइन करे तो हम कह सकते हैं ये लोक दल छोड़ के। तो ऐसी परिस्थितियां कैसे बनी कि पिछली बार रालोद ने यहाँ अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया, गठबंधन किया कांग्रेस का भरतपुर सीट पर, और डॉक्टर सुभाष गर्ग जो कांग्रेस के थे, रातों रात उनको रालोद की सदस्यता दिलाई गई और उन्हें टिकट दे दिया गया। परिस्थितियां क्या थी? कोई और कैंडिडेट रालोद का ऐसा नहीं था भरतपुर में जो चुनाव लड़ सकता हो, फाइट कर सकता हो, क्योंकि सुभाष गर्ग जो चेहरा था वो रालोद के लिए तो कम से कम नया था। देखिए सुभाष जी पिछली बार आप सब जानते हैं, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े। उससे पहले वो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में नहीं थे। ना वो विधायक का चुनाव लड़े, ना लोकसभा का चुनाव लड़े, ना कोई दूसरा चुनाव लड़े। पहला चुनाव उन्होंने रालोद से लड़ा और रालोद की जो रीति नीतियाँ थीं उनसे प्रभावित होकर के चुनाव लड़ा। पार्टी में उनका स्वागत किया, पार्टी नेतृत्व उनको टिकट दिया और भरतपुर की जनता ने उनको विधानसभा में भेजा और वो मंत्री बने। अब क्या संभावना है इस बार? डॉक्टर सुभाष गर्ग रालोद से आ रहे हैं या रालोद से कोई और कैंडिडेट आ रहा है? डॉक्टर सुभाष गर्ग कांग्रेस से आ रहे हैं, आप क्या? देखिए राजस्थान में जैसा कि मैंने कहा,
2018 के चुनाव से हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन है जो अभी तक चल रहा है। उसी गठबंधन के तहत सुभाष गर्ग जी पहली बार विधायक बने और राजस्थान के वो पहले विधायक थे जो मंत्री बने, क्योंकि वो लोकदल कोटे से थे और हमारा प्री चुनाव अलायंस था, इसलिए गठबंधन धर्म के तहत वो मंत्री बने। वो आज भी मंत्री हैं, हमारा गठबंधन चल रहा है और निश्चित रूप से हमारा गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। नहीं, सुना गया है कि उन्होंने कांग्रेस से टिकट के लिए भी अप्लाई किया है, जैसा कि कांग्रेसियों ने बताया था कि उन्होंने भी अप्लाई किया है। 26 जो कैंडिडेट बताए जा रहे थे जिन्होंने कांग्रेस टिकट के लिए अप्लाई किया था, उसमें डॉक्टर सुभाष गर्ग भी थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर गठबंधन का प्रत्याशी कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए जिसका वो सदस्य नहीं है, उसमें कर सकता है क्या? देखिए, उसमें क्या है कि जो हमारे यहाँ सहयोगी दल कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर आए, उन्होंने गठबंधन के तहत ही टिकट का आवेदन किया था कांग्रेस के लोगों से भी, और उन्होंने ये कहा भी था कि मैं गठबंधन का उम्मीदवार रहूँगा। ये है था उसमें। अब आपसे मोती सिंह जी, आपसे आपका जनाधार देखा भला है, दुनिया ने देखा है, हर बार आप कैंडिडेट भरतपुर से खड़ा करते हैं और ये कैंडिडेट की जो हमने देखी थी वोट मिलती हैं अब तक, जो भी कैंडिडेट 2003 से अब तक हम देख रहे हैं, तो सारे कैंडिडेट मैक्सिमम 35,000 तक पहुंच पाए हैं। इस बार क्या क्या आपने राजनीतिक समीकरण या इसको कहते हैं कुछ ऐसा समीकरण बैठाया था कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार आपके सीट निकाल लेंगे? धन्यवाद आपके चैनल के लिए। सीट बहुजन समाज पार्टी बड़े मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और हमारे पहले भी कैंडिडेट जीते थे और आज भी हम लोग बड़े मजबूती के साथ सातों विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़कर अब की बार भरतपुर विधानसभा सीट से लेकर हम सातों सीटों पर बड़े मजबूती के साथ हम रिजल्ट देंगे और राजस्थान की विधानसभा में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे हम लोग। ये जो जाट और जाटअप जो समीकरण बैठाया गया है, इस समीकरण का क्या आप मानते हैं, कहाँ तक पहुँच सकती है गाड़ी? देखिए, हमारी बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सब धर्म के साथ लेकर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी है। हर जाति धर्म, कोई एक ही जाति की विशेष जाति की नहीं बात करते, सर्व समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में तो बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली है। अभी हमने जो नगर निगम के डिप्टी मेयर भाई गिरीश कुमार जी को हमने जो फाइनल हुई है हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से, गिरीश चौधरी जी के लिए सर्व समाज के लोगों को आश्वासन मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और लोगों के ऐसा तो नहीं है कांग्रेस के लिए काउंटर हो। कांग्रेस ने आपके 6 विधायक तोड़ लिए थे और आपने अभी यहाँ से एक मेयर डिप्टी मेयर तोड़ लिया है। देखिए, भरतपुर के अंदर कांग्रेस जीरो है। भरतपुर में कोई भी कांग्रेस का सदस्य नहीं है। अगर विधायक माननीय सुभाष गर्ग जी हैं तो राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, कांग्रेस का नाम निशान नहीं है। अब की बार भरतपुर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनेगा, ये मैं आपको तय करके कह रहा हूँ। सर, इनका कहना था कि भरतपुर में कांग्रेस नहीं है, विधायक रालोद के हैं। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात, अगर कांग्रेस से डॉक्टर सुभाष गर्ग को टिकट मिलता है तो रालोद की क्या स्थिति रहेगी? रालोद कोई इलेक्शन लड़ेगी क्या? नहीं, डॉक्टर सुभाष गर्ग जी का तय है, वो रालोद गठबंधन से ही चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन निश्चित रूप से होगा। एक व्यक्तिगत बात और पूछना चाहता हूं, आपको यूआईटी में चेयरमैन बनाने की चर्चा चली थी। आप जिलाध्यक्ष हैं रालोद के और तमाम जो वो हैं आपने प्रयास किए थे। जब 2018 के चुनावों में हमने भी देखा था कि संतोष फौजदार ने इतने प्रयास किए थे जिताने के लिए अपने कैंडिडेट को, पार्टी कैंडिडेट को, दिन रात एक कर दिया था और उसका परिणाम ये रहा कि आपको कुछ स्वास्थ्य खराब भी रहा आपका काफ़ी समय तक। चेयरमैन बनाने की चर्चा चली थी, वो हवा में कैसे रह गई जबकि मुख्यमंत्री के सबसे नज़दीक माने जाते हैं? देखिए, मैं तो राष्ट्रीय लोकदल का जयंत चौधरी जी का एक सिपाही हूँ। उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रखी है। इसके अलावा कोई यूआईटी का चेयरमैन और कोई दूसरी कहीं भी कोई नियुक्ति या मनोनयन होगा, वो जयंत चौधरी देखते हैं। मैंने कभी ना सुभाष जी को, ना जयंत चौधरी जी को, ना मुख्यमंत्री जी को ये मांग रखी कि मुझे फलानी जिम्मेदारी दो या मुझे फलाना पद दे दो, और ना मैं आज कोई ऐसी मांग रखता हूँ। मैं लोकदल का सिपाही हूँ, लोकदल के लिए काम कर रहा हूँ। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने काम किए
उसका एक बुकलेट भी जारी कर दी है, ठीक है। जनता को बता दिया गया है कि उन्होंने इतने काम किए थे, लेकिन समय कम था। 2 साल का समय बीच में ख़राब हो गया था कोरोना की वजह से। 3 साल का एक समय था। 10 साल का ये अपना एक पूरा पैरा लेके चल रहे हैं कि 10 साल में हम इन कामों को कंप्लीट करा देंगे, जो इन्होंने अपने संकल्प पत्र में भी बोला था 2018 के संकल्प पत्र में। तो ये इस बात को लेकर चल रहे हैं। आप पहले ये बताइए कि आपको कौन कौन से काम दिखते हैं धरती पर जो आप जिनके बारे में जनता के बीच में जाके, क्योंकि आपने कैंडिडेट खड़ा किया है, आप जिलाध्यक्ष हैं बसपा के, आपकी बहुत जिम्मेदारी है कैंडिडेट को निकालने की। आप जनता के बीच जाएंगे, काम जो आपने देखे हैं इसमें सारे काम हुए हैं या नहीं हुए? देखिए, माननीय मंत्री जी ने और विधायक सुभाष गर्ग साहब ने, ये जो पुलंदा एक चुनावी पुलंदा है और जनता को लुभाने वाला पुलंदा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो विधायक कोटे से, जो विधायक का कोटा मिलता है, उसमें से नगर निगम क्षेत्र में कितने काम कराए? भाई, ये जो विकास गिना है मंत्री जी ने, ये सरकार के राज्य सरकार द्वारा ये नगर निगम के लिए बजट आया था कि नगर निगम क्षेत्र का पैसा नगर निगम में लगे, और उसका जो बजट आता है वो नगर निगम में जो हमारे पार्षदगण हैं, नगर निगम के बोर्ड मीटिंग होती है और बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास होते हैं, एजेंडा पास होते हैं, तो वो जो पैसा है माननीय विधायक जी के कोटे से नहीं लगा है, वो पैसा लगा है सरकार के द्वारा नगर निगम का जो कोटा आता है, उस नगर निगम से जो पैसा लगा है, नाली है, सड़कें जो भी बनवाए हैं। और देखो, अब आप इस बात को अगर कह रहे हैं तो ये माना जाएगा कि पार्षद 65 पार्षद हैं, 65 पार्षदों ने कोई काम नहीं कराया? नहीं, ये पार्षदों का रहते जाना चाहिए, ये पार्षदों की मेहनत है। यदि ये पार्षद एजेंडा को पास नहीं करते, नगर निगम के अंदर प्रस्ताव पास नहीं कराते, तो ये विकास नहीं होता। इस विकास में कहीं इस बात की भी चर्चा नहीं है कि कहीं आपके जो मेयर हैं अभिजीत कुमार, उनको भी इसमें इतनी तवज्जो नहीं दी गई है कि उन्होंने कोई विकास कार्य इसमें कराए हो? अभिजीत कुमार की वो हालत कर दी थी कि अभिजीत कुमार के जो फाइल जाती है ना, उस पर साइन नहीं होते थे, चेक पे साइन नहीं होते थे। उस टाइम पे कमिश्नर लगी थी महोदय नीलमा तक्षक। तो उस नीलमा तक्षक आने के बाद अभिजीत कुमार के पास ना तो कोई फाइल जाती थी, ना कोई बजट मीटिंग में जो होता था, अभिजीत के पास कुछ नहीं था। सिर्फ जो भी काम करते थे कमिश्नर महोदय करती थी। वो तो किसी तरीका से उन पर कोई इल्जाम लगे, उन्होंने थोड़ा सा काम गलत किया, उनका ट्रांसफर हो गया, तब जाके इन लोगों पर फाइल नहीं जाती थी अभिजीत कुमार के। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सीधा हस्तक्षेप डॉक्टर सुभाष गर्ग का? मानिए, बिना मंत्री जी के तो एक नगर निगम का एक कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी होता है, उसका ट्रांसफर नहीं होता है। अभिजीत कुमार को कोई निगम का मेंबर तो होते हैं नहीं? नहीं, नगर निगम के जो पार्षद हैं, ये पार्षदों की भी विचारों की कोई माने नहीं जाती है। कोई भी कार्य अगर जाता है पार्षद, तो वो खाली लेटर पढ़ देखा जाता है, उनकी मर्जी काम कराएं नहीं कराएं। मैं पूछता हूँ, एक एक कर्मचारी आज 10-10 साल हो गए, क्यों नहीं ट्रांसफर हुए उनके? क्यों नहीं होते ट्रांसफर? और कर्मचारियों के ट्रांसफर हो जाते हैं। चर्चा करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। डायरेक्ट हस्तक्षेप रहा है डॉक्टर सुभाष गर्ग का नगर निगम में और यूआईटी में। ये कह रहे हैं, आप पहले भी जो यहाँ बैठे थे उन्होंने भी, सारे सदस्यों ने यही कुछ आरोप लगाए थे। मैं एक छोटी सी जानकारी चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है 2018 में इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन के बाद त्रिस्तरीय सुरक्षा में, जो 3 लेयर सुरक्षा में ईवीएम मशीनें रखी गई थी कॉलेज में, ठीक है। एक फ़ोन आता है, अब फ़ोन एक कैंडिडेट के पास आता है, एक कैंडिडेट के द्वारा एक कैंडिडेट को फ़ोन किया जाता है कि यहाँ से ईवीएम की मशीन चोरी हो रही है। उस समय आप भी उस मौके पर पहुंचे थे, विवाद हुआ था और बड़ा भयानक विवाद था। कुछ भी संभव था, कुछ भी हो सकता था, आपके साथ भी कुछ भी घटना घटित हो सकती थी, ठीक है। ये सूचना किसने किसको दी? देखिए राजीव जी, ये बड़ा बढ़िया सवाल आपने मुझसे पूछा है, क्योंकि इस मुकदमे का दर्द मैंने पूरे 5 साल सहन किया है, मैंने और मेरे परिवार ने। आप जितनी जानकारी आपको, ऐसी जानकारी मुझे कुछ मित्रों से और टीवी चैनल्स के माध्यम से मिली कि कॉलेज ग्राउंड में जो मतगणना स्थल है उस पर कुछ हेजिटेशन हुआ है। मैं मौके पर नहीं था, ना मैं मौके पर बाद में गया, ना आज तक गया। मैं तो आईजी ऑफिस में जब लोग ज्ञापन देने गए थे महाराज साहब के नेतृत्व में, वहाँ काफ़ी 11:30-12 बजे पहुँचा, तो मैं घटना स्थल पर नहीं था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस केस में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे तत्कालीन, जिनकी देखरेख में हो रहा था, केसर सिंह शेखावत जी एसपी थे,
उन्होंने मेरा और मेरे छोटे भाई का नाम और 2 और अन्य लोग थे उसमें मुलजिम बना दिए, और जिनके नाम FIR थी उनको उसमें निकाला गया। तो मुझे खुशी है इस बात की, और मैं धन्यवाद भी अभी दूंगा। आप फ्री हुए हो कि नहीं? वही बात बता रहा हूँ, मैं धन्यवाद भी दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने अब इस केस को री इन्वेस्टिगेट कराने के आदेश कर रखे हैं, जिनकी CID जांच चल रही है अभी। CID की जांच चल रही है। मेरे ख्याल से उसमें से 1-2 कैंडिडेट तो निकल चुके हैं शायद। नहीं, जब री इन्वेस्टिगेट कोई चीज होती है तो पहले निकले या नहीं निकले या जिनको शामिल कर लिया वो शून्य हो जाता है। अब तो वर्तमान जो इन्वेस्टिगेशन है इसका जो रिजल्ट आएगा वो तय करेगा कौन रखा है कौन निकाला है। अच्छा, अब एक पट्टा प्रकरण आता है। 30 तारीख को आपने 30 जुलाई को आपने नहीं मई को आपने 2022 की बात है ये शायद, आपने जिला कलेक्ट्री के सामने एक अपने नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में वो किया गया था, रोज बिला, आपके अनुनिध नगर काली, ये है ना, 3-4 कॉलोनियों के लिए पट्टे के लिए वो आपने आंदोलन किया था, आश्वासन दिया गए थे। शायद मेरे ख्याल से मुझे ध्यान है कि मंत्री जी भी आ गए थे जयपुर से, आप वहाँ धरना स्थल पर आए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था। और उसके बाद पट्टे जारी हो गए क्या? उसमें जो पहले ये काफ़ी उलझा हुआ मैटर था जी। 70 में ये कॉलोनी आवासीय घोषित कर दी जरिए कोर्ट जी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस आदेश की पालना नहीं की रेवेन्यू रिकॉर्ड में, नहीं तो वो जमाबंदी उसमें आ जाना चाहिए था कि आवासीय क्षेत्र है। UIT को इस बात की मालूम नहीं थी, उन्होंने इसका लेआउट प्लान पास करके 90 भी कर दी। तो 90 भी होने के बाद 90 ये जो धारा इस बार जोड़ी है सरकार ने प्रशासन गांव के शहर अभियान में, उससे हम वंचित हो गए। अब उसमें ये प्रोसेस हुई है कि भाई इनको 90 ये छोड़ करके प्रशासन गांव के शहरों के संग अभियान में पट्टे जारी कर दिए जाएं। उसमें एक लेटर आना बाकी है, बाकी सारी फॉर्मेलिटियां पूरी हो चुकी हैं और मैं समझता हूं आचार संहिता हटते ही इन तीनों कॉलोनी के लोगों को पट्टे जारी हो जाएंगे। आचार संहिता हटते ही तीनों कॉलोनियों के लोगों को पट्टे जारी हो जाएंगे। काफी वर्क कर दिया गया है मेरे ख्याल से, इसमें आपके रालोद विधायक का पूरा वो हस्तक्षेप रहा। नहीं, रालोद विधायक जी का पूरा हस्तक्षेप है और मंत्री जी के ही प्रयास से ये सब कुछ संभल हो पाया है, नहीं तो बहुत उलझा दिया गया था तत्कालीन। लेकिन CID के मामले में मंत्री जी का थोड़ा सहयोग कम लग रहा है। नहीं, CID वाले मामले में भी मंत्री जी ने हमारी बात को मुख्यमंत्री के सामने रखा था और मैं तो महाराज साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने भी ये कहा कि भाई ये लोग मौके पर नहीं थे और इनको गलत रखा गया है। यहाँ जो स्थिति है इन्होंने बताई थी पट्टे वाली, एक आंदोलन में आपकी भी अग्रणी भूमिका रही है, स्कीम नंबर 13। स्कीम नंबर 13 में देखा गया है कि आपने किसानों के साथ आंदोलन कई बार किए हैं और वो मेरे ख्याल से उसके लिए थे मुआवजे के लिए और उनको विकसित ज़मीन देने के लिए। ऐसा कोई मामला था आपके उसमें? क्या प्रोग्रेस है अब तक? ये मामला सरकार ने कम से कम 15 साल तक का रखा है। उसमें हमारे भाई संतोष जी भी साथ थे, हमारे 1-2 आंदोलनों में साथ थे और हमने सर्व समाज के साथ में आंदोलन किया था। वहाँ गरीब मजदूरों की, किसानों की ज़मीन थी और वो ज़मीन सरकार के द्वारा अटकाई गई। यदि ये 5 साल पहले ज़मीन अटक जाती तो शायद किसानों की ज़मीन कौड़ियों के दाम नहीं बिकती। जो कौड़ियों में ज़मीन बिकी है ना, वो सरकार की नाकामी हो चुकी है, क्योंकि सरकार जिस पावर में होती है ना तो सरकार कुछ भी कर सकती है। मगर इन्होंने क्या है कि चुनावी मुद्दे बनाए हैं कि हमने 13 नंबर में ये कराया, 13 नंबर इसकी कर दिया। आंदोलन हम लोगों ने 5 साल लगातार आंदोलन किए हैं, तब जाके इन्होंने थोड़ा बहुत काम चालू किया है। बाकी 13 नंबर स्कीम में गरीब मजदूरों की ज़मीन कौड़ियों के भाव बिकी है। ये सरकार की कमजोरी के साथ बिकी है। सरकार अगर तख्ती से काम करती तो शायद गरीब मजदूरों की ज़मीन महंगी बिकती। सरकार की तरफ तक मैसेज पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरे ख्याल से विधायक की होती है, लोकल विधायक की। वो विधानसभा में भेजा ही इसलिए जाता है। माननीय विधायक जी के पास में कई बार किसानों ने ज्ञापन दिए, मंत्री जी के लिए घर पर भी दिए और उनके जहाँ मीटिंग हुई वहाँ लोगों ने ध्यान दिया कि हाँ भाई कराएंगे, हाँ भाई कराएंगे, वही आश्वासन मिलते रहे और किसान अपना आंदोलन करते रहे। इसमें मैं तो चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े जो भूमाफिया हैं उन्होंने ज़मीन पर कब्जे किए और उन्होंने मनमर्जी ज़मीन ले ली है और अच्छी जगह जहाँ 13 नंबर स्कीम में अब जो चालू की है, अभी भी तो कुचली छोड़ दी है, इन्होंने किसानों को पट्टे जारी आज तक नहीं किए हैं।
जनता जानना चाहती है, कुछ एक आध नाम बता दो, बड़े बड़े भूमाफियाओं के नाम भी होंगे, कोई किसके नजदीक है, कोई किसके नजदीक है, कोई ना कोई तो होगा, कोई पॉलिटिशियन के नजदीक होगा। देखो ऐसा होता है, जो बड़े भूमाफिया होते हैं, जो बड़े बड़े कॉलोनाइजर होते हैं, वो सरकार के मंत्रियों के टच में होते हैं। अब उनको सबको मालूम है कि कौन कौन से डीलर कहाँ है, क्या काम कर रहे हैं, कौन टच में कौन नहीं है, वो तो जनता सब जानती है, जनता की नज़र में है कौन कौन से डीलर थे। कुछ एक तो सबसे बड़े किंग डीलर थे जो उद्धव अरोड़ा जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनसे बड़ा कोई डीलर नहीं था, उस सबसे बड़े डीलर वही थे। बाकी तो उनके और चेले चपाटे काम कर रहे हैं, जनता जान चुकी है। 13 नंबर स्कीम की माननीय मंत्री जी ने दिया है। इसमें भाई ये विभाग जो युवाटी विभाग का ये फंडा अलग आता बजट है, इसमें बजट में 13 नंबर में क्या कर दिया इन्होंने, कुछ नहीं किया। मैं मंत्री जी से चाहता हूँ कि मंत्री जी ये जमीन कॉलोनी कटनी थी कि तुमने समाज के लिए रेवड़ी मार दी आपने। जो समाज आ रही है उसको दे दो 2000 वर्ग मीटर, जो समाज आ रही है दे दो जरूरत। कौन से समाजों को दे दी? देखिए हर समाज को दी है, जाट समाज को भी दी है, जाटव समाज को दी है, वाल्मीकि समाज को दी है, और अपने ये कोली समाज को जमीन दी है, वाल्मीकि को दी है, और अपने बघेल समाज को दी है। ऐसी समाज है जिनको जरूरत ही नहीं है उनको भी जमीन दी है। ये जमीन देनी चाहिए, जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उनको जमीन देनी थी। इन्होंने तो रेवड़ी मार दी किसानों की जमीन। हो सकता है वहाँ का विकास जल्दी करवाना चाहती हूँ, गवर्नमेंट की योजनाएं लेट हो रही है, इसलिए हो सकता है ये समाजों से जल्दी वहाँ विकास हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 13 नंबर स्कीम में वार्ड नंबर 13 आता है, श्रीनगर आता है, तिलक नगर आता है। आज भी वहाँ लोग गंदे पानी बह के रास्ते में निकलते हैं। कहाँ विकास कराए? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मंत्री जी 13 नंबर वार्ड, 16 नंबर, 17 नंबर वार्ड में आज भी जल भराव की समस्या इतनी गहरी है। 13 नंबर वार्ड में, 12 नंबर वार्ड में इतनी समस्या है, ना तो मेरे को कोई नुमाइंदे भेजे, मैं उनको फोटो डालूं। आज भी कम से कम बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो इतना पानी भरा हुआ आज की डेट में जो श्रीनगर बस्ती आती है। देखिए मैं ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर सुभाष गर्ग जो विधायक हैं हमारे, उनका यहाँ नगर निगम की जो मीटिंग्स हुई थी, जो साधारण सभा की मीटिंग हुई थी, उनमें कितनी बार उपस्थिति रही है आपको? मैं आपको बता दूं, पहली मीटिंग माननीय विधायक जी पहली बोर्ड मीटिंग में आए थे नगर निगम के अंदर, और वो 30 दिसंबर शायद मीटिंग थी, या मेरे को थोड़ा कन्फर्म है। उस मीटिंग में माननीय मंत्री जी ने घोषणा करी थी कि भाई मैं 9 करोड़ रुपए नगर निगम के लिए ला रहा हूं। उस 9 करोड़ को बता दें मंत्री जी ने कि किस वार्ड में लगाया, किस कॉलोनी में लगे 9 करोड़ रुपए, और किस रोड में लगे थे या किसी पार्क में लगाए थे आप भरतपुर नगर निगम क्षेत्र में। तो आपके हिसाब से ये मंत्री जी ने कोई काम ही नहीं? वो 9 करोड़ रुपए नहीं लगाए मंत्री जी ने, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मंत्री जी ने जो नगर निगम का फंड आता है, वो नगर निगम के फंड की जो आपने बताया है, भाई आप सरकार में अपनी किताब छपवाई है, ये तो एजेंडा है, चुनाव का एजेंडा दिया आपने, फार्मूला बताया कि मैंने ये करा है। बाकी आपने जो कराए ना काम, वो काम तो नगर निगम के द्वारा किए गए। आप तो इसको एजेंडा का फूल ले रहे हैं कि मैंने ये विकास कराए हैं। मंत्री जी ने कोई विकास नहीं कराया। 9 करोड़ की उन्होंने घोषणा की थी नगर निगम की पहली मीटिंग में। एक तो वो पहले एक बार मीटिंग में गए बताए, जैसा कि ये बता रहे हैं, एक बार मीटिंग में बताए, और किसी वार्ड में भी विकास करने का। आप बताइए इसमें क्या? देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि इस चुनाव में व्यक्ति देख करके आप मतदान कीजिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर व्यक्ति देख करके मतदान होगा तो मेरे मित्र मोती भाई भी डॉक्टर सुभाष गर्ग को अपना वोट देंगे, मुझे पूरा यकीन है। रही विकास की बात, तो नगर निगम हो चाहे यूआईटी हो, फंड सरकार उपलब्ध कराती है जी। और हमारा जो जागरूक नुमाइंदा होता है, उसका काम है कि सरकार से फंड की व्यवस्था करा करके लोकल बॉडीज को लाए और भरतपुर के अपनी विधानसभा में या अपने क्षेत्र में विकास कराए। आज बजट आप कह रहे थे भाई मोती जी के बजट नगर निगम का आता है, उससे विकास हुआ, तो 350 करोड़ की 368 करोड़ की ये जो सीएफसीडी बन रही है, ये नगर निगम के फंड से संभव हो सकता था। हाँ, एक सीएफसीडी पे मुझे भी याद आ गया कि इसमें एक सीएफसीडी की भी बारे में बताया गया है कि सीएफसीडी का कार्य प्रथम चरण 378 करोड़ 378 करोड़ का मेरे ख्याल से प्रथम चरण का कार्य जो है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्रथम चरण का कार्य जो है वो 378 करोड़ का नहीं है, प्रथम चरण का कार्य 188 करोड़ का है शायद। ठीक है, हाँ। इसमें वो ये कह रहे हैं फिलहाल इसके लिए ये स्वीकृति है जिसमें प्रथम चरण का काम हो चुका है, जो टेंडर किया गया था उसमें। नहीं, प्रथम चरण का चार हो चुका है क्या? वो उसके लिए अभी आपको वो दी गई थी, क्या कहते हैं, हुडको से लोन दिलाया गया था।
हुडको से लोन लिया है 150 करोड़ का, अभी बजट का कोई प्रावधान नहीं हो पाया था। सवाल ये है, हुडको ने दिया हो या रीको ने दिया हो, ये कर्जा मुझे और आपको तो चुकाना नहीं है जी। सरकार गारंटर है, उसमें सरकार पैसा चुकाएगी। बजट तो कहीं न कहीं से आता ही है। हिंदुस्तान सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, सब कर्जे से डेवलपमेंट हो रहे हैं। कोई विश्व बैंक से ले रहा है, कोई नाबार्ड से ले रहा है, लेकिन ये व्यवस्था करने का काम डॉक्टर सुभाष गर्ग जी ने किया, जिसके लिए मैं भोजपुरी जनता की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई जहीर उस्मानी जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारे जुड़े हुए हमारे व्यूअर हैं और वो लगातार इसको देख रहे हैं, और वो एक बात पूछना चाहते हैं रालोद अध्यक्ष से कि कब्रिस्तान की ज़मीन के बारे में उनके क्या विचार हैं। कब्रिस्तान की ज़मीन में जो हमारे इस संगठन ने आवाज़ उठाई थी, उसके अनुरूप मंत्री जी ने री इंक्वायरी उसमें कंडक्ट की है और उसको बिल्कुल रोक लगा दी गई है। और कब्रिस्तान के जो भाइयों ने मांग उठाई उसमें निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, कहीं कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी। कोई छवि जी हैं, वो भी एक क्वेश्चन कर रही हैं कि जायसवाल समाज को कोई जगह नहीं दी गई। जो समाज रह गए हैं और वही समाज रहा है जिसने कोई एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र समाज की ओर से नगर स्वास्थ्य न्यास में नहीं दिया। आचार संहिता हटने के बाद वो अपना प्रार्थना पत्र दें। जो समाज रह गए हैं उनको भी निश्चित रूप से उनके समाज के कल्याण के लिए भूमि उपलब्ध राजस्थान सरकार 10% पर कराएगी। 10% पे कराएगी, बड़ी खुशी की बात है। सब समाज के लोग हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, देखें संतोष जी जो बात कह रहे हैं उस पर भी आप कमेंट्स करें, और मोती जी जो बात कह रहे हैं उस पर भी आप कमेंट्स करते रहें। आपको लग रहा है जो वास्तविकता दिख रही है उस पर भी आप कमेंट्स करते रहें कि, और ये कमेंट्स जरूर करें। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है दोनों कैंडिडेटों से, इनसे, तो आप जरूर अपने प्रश्न भी उठाएं। मैं एक बात पूछना चाहता था सर, डॉक्टर गर्ग 2018 में जब यहाँ चुनाव लड़े थे तो उन्होंने एक घोषणा पत्र जो ही होता है, ये संकल्प पत्र जारी किया था। उसमें बताया था BESL से लोग यहाँ काफ़ी त्रस्त थे, बिजली कंपनी से, है ना। तो उसकी वजह से लोगों ने काफ़ी लंबे आंदोलन भी किए, आपको मालूम है, और शायद आंदोलन में आप भी रहे होंगे उसमें शुरू में। लेकिन उसके बाद फिर उस आंदोलन को तो कुछ नहीं हुआ, बिजली कंपनी का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सूचना मिल रही है कि एक बड़ा जनरेटर मंत्री महोदय घर के बाहर जरूर BSL वालों ने लगा दिया। अब ये क्या मतलब रहा है इसका? देखिए, मैं तकरीबन रोजाना मंत्री जी घर जाता हूँ और भाई मोती सिंह जी भी जाते रहे हैं, तो मैंने तो वो अभी तक, तो आज तक मैं आपके पास बैठा हूँ, मैंने कोई जनरेटर वहाँ देखा नहीं है। अच्छा, वो है तो कोई जनरेटर? हाँ, नहीं, कोई मतलब कोई जनरेटर नहीं है। सूचना जो दी गई थी, या पहले जो आदमी यहाँ बैठे थे वो उनकी तरफ से गलत सूचना दी गई थी। आपसे सवाल मोती सिंह जी, 2018 में डॉक्टर गर्ग को करीब 52,000 से के समथिंग वोट मिले थे ना? कितने वोट थे? 55 करीब, 55 के करीब, 55,000 करीब वोट थे। और लोकसभा के चुनाव हुए उसके बाद, वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी आपके मेयर ही थे जो अब वर्तमान में मेयर हैं, उनका जो प्रतिशत था वो एकदम नीचे आ गया। वो नीचे आने का कारण क्या था? जैसे 20,000 के 30,000 के आसपास रह गया था यहाँ भरतपुर विधानसभा में उनका, ये क्या था? ये इसका मतलब कोई राजनीतिक? सबसे पहले तो मैं उस पर बोल दूँ, एक जो अभी दिनेश वाली बात चली थी ना, इन्होंने जो अभी कहा है कि 378 करोड़ रुपए जो इन्होंने लिया है, नगर निगम के पार्षदों द्वारा इसका विरोध किया गया कि भाई नगर निगम को गिरवी मत रखो। इन्होंने इनके भी जो नगर निगम की तरफ से भी जो कर्जा लिया है वो सुभाष गर्ग जी ने ना तो सरकार से दिलाया, ये अलग ही कंपनी से कर्ज लिया है, और कर्जा नगर निगम ही चुकाएगी, या तो यूडी टैक्स वसूलेगी या और टैक्स लगाएगी। कहीं घर से नहीं देंगे, ना कोई दूसरा मेयर बन जाएगा, ये मेयर बन जाएगा, मगर नगर निगम की जो जनता है, ये जनता ही कर्ज को चुकाएगी। ये मैं आपको अवगत करा रहा हूँ साथियों। रही दूसरी बात, लोकसभा के चुनाव की बात, मैं कह रहा हूँ माननीय मंत्री जी सुभाष गर्ग जी, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, आप अपने गांव के अंदर से उस सेक्टर को उठा के बूथों को देख लीजिए, कांग्रेस में वोट ही नहीं पड़ी, कांग्रेस हारी है वहाँ। जब आपको 52,800 वोट पड़ी 2018 में, तो लोकसभा के चुनाव में क्यों नहीं पड़ी वोट? वो RLD कैंडिडेट थे 2018। जब तो मैंने पहले बोला हमारे साथी से, हमारे भाई से, कि कांग्रेस तो यहाँ है ही नहीं है। कांग्रेस तो भरतपुर में खत्म है। भरतपुर विधानसभा में कांग्रेस का कोई विधायक है ही नहीं है। खत्म करने का जिम्मेदार कौन है? कदक का है वो, तो खुद जिम्मेवार है लोग। इन्होंने अपनी जो सीट है उनको छोड़ दिया कि भाई आप करो जो भी कुछ करना है, हमारे बस की नहीं है यहाँ चुनाव जीतना। तो RLD से समझौता करके ना RLD वाले जीत गए, विधायक जी माननीय सुभाष गर्ग जी। मगर कांग्रेस का जो यहाँ से कैंडिडेट था लोकसभा का, वो भरतपुर विधानसभा से हारा था।
मैं ये मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, विकास कराए तो आपका जो लोकसभा कैंडिडेट क्यों आ रहा? आपको जिताना आपका चाहिए था। इनडायरेक्ट में कहना ये है कि मंत्री जी का जो गृह गांव है पीपला, वहां हाँ, से भी उससे आ रहे शर्मनाक प्रदर्शन रहा है। हार हुई है। जो पीपला एरिया का क्षेत्र एरिया है, वहाँ वोट लिस्ट निकलवा के देख लेना, बूथ निकलवा के देख लेना, वहां से मंत्री जी के गढ़ में हारे हैं अभिजीत कुमार, जो लोकसभा के प्रत्याशी थे वो हारे हैं। और कई जगह पे ऐसी जगह पर हार हुई है उनकी, जहाँ हार ये जिम्मेवार खुद सेम है। बाकी मंत्री जी भी उसमें जो विधायक थे उस टाइम पे, इन्होंने भी जो प्रचार किए थे, मगर इनकी जनता ने इनको नहीं माना। चलो मैं एक मिनट, हाँ बताएं इस बात से सहमत नहीं हूँ मोदी जी की से। जी। इन्होंने कहा कि साहब विकास कराया तो पार्लियामेंट क्यों नहीं जीते। 2500 को 25 सांसद भाजपा के राजस्थान से बने, तो वो शिवाजी की वजह से बन गए क्या बीजेपी के? ये बात भी सही है, ये बात भी कहा नहीं, देखिए, लेकिन वोटिंग का प्रतिशत इतना नहीं गिरा था। बीजेपी के जुमले 15 लाख रुपए हर जवान को देंगे, युवा को देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, पानी के जहाज चला देंगे, बुलेट ट्रेन ला देंगे, और ये कर देंगे और वो कर देंगे। मतलब जुमलों के चक्कर में जनता फंस गई। झांसे में जनता आई। अच्छा, जुमले तो इन्होंने भी दिए। पाकिस्तान तो रहेगा ही नहीं नक्शे पे, और न जाने क्या क्या हो जाएगा। तो हमारे देश का युवा और जनता झांसे में आकर के वोट दे गई। इस बार पार्लियामेंट के चुनाव आ रहे हैं, यही राजस्थान की जनता जवाब देगी। ईआरसीपी पे इनसे हिसाब मांगेगी। 13 सांसद ईआरसीपी के क्षेत्र में आते, एक सांसद ने आज तक लोकसभा में अपनी जुबान नहीं खोली ईआरसीपी के लिए। 6 महीने बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, 6 महीने में विधायक के चुनाव के 6 महीने बाद कौन सा विकास संभव था? हाँ 6 महीने का एक बहुत शॉर्ट टर्म था। शॉर्ट टर्म में विकास कैसे संभव था? लेकिन जब जनता का मूड बन चुका था कि 6 महीने पहले अगर विधायक को प्रचंड बहुमत देती है जनता, 6 महीने बाद कांग्रेस के कैंडिडेट को, लोकसभा के को अगर प्रचंड बहुमत नहीं देती है, वोट नहीं मिलते हैं, तो निश्चित नहीं तो वो भी कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक बनने लगता है। अब सबसे बड़ी बात मोती जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कैंडिडेट जो उतारे हैं बसपा से, गिरीश चौधरी को क्या आप मानते हैं कि उनकी क्या कांग्रेस में उनको तवज्जो नहीं मिली? उन्होंने कुछ बताया तो होगा, आपकी बातचीत भी होगी, कुछ बोला ही होगा। माननीय डिप्टी मेयर साहब ने कहा कि कांग्रेस का भरतपुर विधानसभा में सिंबल है ही नहीं, और हम कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस तो है ही नहीं भरतपुर में, तो कांग्रेस के चुनाव लड़के क्या करें? उनको पहली बार जब हमारे पास आए तो उन्होंने कहा भाई कांग्रेस में तो मेरी पार नहीं पड़ने वाली है, आप मेरे को बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ाओ। तो हमने उनको, हमारे आगे नेता हैं जो आदरणीय भगवान सिंह बाबा प्रदेश सर, माननीय सांसद जी रामजी गौतम साहब, मुलाकात कराई, उन्होंने अपनी बात रखी, और हमने अभी गिरीश चौधरी जी को अपने कैंडिडेट बनाया है। गिरीश चौधरी जी को कैंडिडेट बना लिया बसपा ने। गिरीश चौधरी जी के खड़े होने से बसपा से नुकसान किसको है? देखिए, भरतपुर में लोग अपने जीतने के लिए इस बार कम लड़ रहे हैं। डॉक्टर सुभाष गर्ग को हराने के लिए ज़्यादातर उम्मीदवार लड़ रहे हैं। एक बात तो मैं आपको ये बता दूं, मैं खुद कैंडिडेट था 2018 में राष्ट्रीय लोकदल से, और मैंने टिकट मांगी। इस बार 3 तारीख को जाटौली रतवान में मेरे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आए। उनके सामने मैंने कहा कि भरतपुर के विकास के लिए, भरतपुर की तरक्की के लिए जो काम डॉक्टर सुभाष गर्ग ने शुरू किए हैं, उनको जारी रखने के लिए हम अपने आप को 2 कदम पीछे हटाते हैं, बड़ा दिल दिखाते हैं, और भरतपुर की तरक्की के लिए डॉक्टर सुभाष गर्ग को पुनः आप कैंडिडेट बनाए राष्ट्रीय लोकदल से, ये हमने भावना दिखाई। अगर आप ये समझिए जो कोई बड़ी हर्डल आ सकती है सीडब्ल्यूसी में, इस पर गहन विचार चल रहा है, ठीक है, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में विचार चल रहा है, और इसी वजह से शायद टिकट लेट हो रहा है। भरतपुर की घोषणा हो जानी चाहिए थी, वो हो नहीं पा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर उनके प्रभाव में आके, मुख्यमंत्री के प्रभाव में आके अगर इनको टिकट भरतपुर मिल जाता है तो आरएलडी की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, पहले तो हम केवल राजस्थान में गठबंधन में थे, अब हम INDIA जो नेशनल स्तर पर गठबंधन हुआ है उसके घटक हैं। नहीं, उसके घटक होना अलग बात है, वो नेशनल स्तर पर है, और स्टेट वाइज अगर आपका वो बनता है, गठबंधन बनता है, वो अलग बात है। वही मैं कह रहा हूँ, पहले तो हम राज्य स्तर पर थे केवल, अब हम राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन में हैं, तो संभव ही नहीं है कि राजस्थान में गठबंधन नहीं हो जो पहले से चल रहा है। तो अब तो गठबंधन को विकसित करना है, आगे बढ़ाना है, 23 का चुनाव लड़ना है, 24 का चुनाव लड़ना है, ना कि गठबंधन तोड़ना है। सूचना ये भी है, एक आम चर्चा ये भी है कि गिरीश चौधरी आपके रिलेशन में मामा हैं लगते हैं, तो क्या रात के अंधेरे में गिरीश चौधरी से मुलाकात होगी?
नहीं, रात के अंधेरे की जरूरत नहीं है, मैं तो दिन के उजाले में मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं भी 95 में, आप सब जानते हो, आपकी मदद से आपने सक्रिय भूमिका मेरे शासन के चुनाव में निभाई थी राजीव जी। मैं 25 में से सार्वजनिक जीवन में हूँ, मैं भी विधायक बनना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी लोगों को बड़ा दिल दिखा करके जब भरतपुर के विकास की कोई बात है, ये बहुत कम सहयोग मिलता है कि डॉक्टर सुभाष जैसे लोग पैदा हों, जिनके मुख्यमंत्री से अलग लाइजन हों और विकास के रास्ते पर दौड़ पड़े हों, भरतपुर विधानसभा को विकास के रास्ते पर दौड़ा दिया हो। उसमें हम बैरिकेड नहीं बंद करके उनको इस 5 साल के लिए सहयोग के लिए हमको आगे आना चाहिए। इसी भावना से रिश्तेदारी अलग चीज़ है, मैं भरतपुर के विकास के लिए रिश्तेदारी, नातेदारी, भाई बंदी, मतलब ये बड़ा दिल जो दिखाने की जिम्मेदारी है किसान के बेटे की है, शिक्षक की नहीं है। किसान के बेटे का सबसे बड़ा दिल होता है। वो धरती का सीना चीर के अपने खून पसीने से सींच करके देश का अन्नदाता बनता है और देश के जनता का पेट भरता है। ये कहना चाहते हैं कि शिक्षक का बड़ा दिल नहीं होता, शिक्षक ने शिक्षा छोड़ी इसलिए थी कि वो राजनीति में आए इसीलिए थे। नहीं, राजनीति में तो वो बहुत बाद में आए। नौकरी भी और शिक्षक पद से उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया था। उससे पहले तो वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। लेकिन अनुभवशील व्यक्ति हैं और एक अच्छे रास्ते पर चल पड़े हैं, तो मैं समझता हूँ भरतपुर का नागरिक होने के नाते हम सबको उनका सहयोग करना चाहिए भरतपुर के विकास के लिए। राजनीति तो आगे भी होती रहेगी। सर, आपकी क्या मतलब ठोस कोई क्या आधार रहेगा बसपा का? यहाँ आप चुनाव में जाओगे तो बसपा का क्या आधार रहेगा? बसपा किस बेस पे चुनाव लड़ेगी? वोट किस बेस पे मांग रहे हो आप? वोट ऐसा है जी, पहले तो मैं थोड़ा सा, जो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा 18 में, इनने जो घोषणा पत्र दिए थे कि हम किसानों के लिए लोन माफ करेंगे, कर्जा माफ करेंगे। अभी हमारे भाई ने कहा कि मैं तो किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। तो किसानों के हित में कितने काम किए इन्होंने? कितने किसानों के लिए इन्होंने बिजली फ्री दी? कितने किसानों के कर्ज माफ दिए? बताइए आज तक कोई 10-20 किसानों के, हाँ कि धन्ना सेठों के जरूर लोन माफ हो जाते हैं, मगर गरीब किसान मजदूर के लोन आज तक वापस नहीं, को कर्ज माफ नहीं हुए। दूसरी बात, मंत्री जी भरतपुर में 5 साल रहे हैं, मेरे को 1-2 फैक्ट्री बता दें कि हमने इंडस्ट्री एरिया में एक फैक्ट्री लगाई और उसमें 1500 युवाओं को नौकरी मजदूरी मिली और उनके परिवार पले। ये मेरे को इंडस्ट्रीज तो यहाँ इसलिए नहीं लग सकती थी कि ताज टेपोजियन था और उसके अलावा एनजीटी का मामला था, एनसीआर में था, एनजीटी के रूल्स लागू होते थे इसलिए। लेकिन मंत्री जी की मुझे ध्यान है कि 2018 में जब जीते थे तो इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था प्रेस की तरफ से, मैं भी था, तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ इसकी वजह से जो उद्योग धंधे हैं वो इधर उधर शिफ्ट करने पड़े हैं, चले गए यहाँ से। तो यहाँ के विकास के लिए, उद्योग धंधों के विकास के लिए आप क्या करोगे? कोई ऐसा है कि आपकी निगाह में जो इको फ्रेंडली कोई ऐसे उद्योग धंधे हों जो स्थापित हों? उसमें से आपको लगता है कुछ छोटे छोटे ऐसे धंधे हैं, जो छोटे धंधे हैं, हर तरह के धंधे हैं जो गरीब परिवार पढ़ते हैं। ऐसी फैक्ट्री लगी हुई है जो घरों में लगी हुई है, एनसीआर क्षेत्र में लगी हुई है, घरों में जो तरह तरह के आइटम बनाए जाते हैं, वो छोटे छोटे कितने आइटम करे, मैं वो पूछना चाहता हूँ। मंत्री जी ने विकास का आपके सरकार रही है और आपकी सरकार में मैं एक बात और बोल दूँ आपको, कांग्रेस सरकार इस 5 साल में सबसे ज़्यादा इसमें अत्याचार बढ़े, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, गरीब बच्चियों के साथ, जो 10-10 साल के बच्चे उनके साथ में शोषण हुए, बलात्कार हुए। ये कांग्रेस सरकार नाकाम रही है। खासकर ज़्यादातर दलित समाज के व्यक्तियों को आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, राजस्थान अपराध नंबर 1 बना हुआ है। इतिहास में मेरे मित्र बैठे हुए हैं, ये भी आप पूछ लेना कि राजस्थान के अंदर जो घटना हुई है, भरतपुर की बात करें, अगर अपन मैं भरतपुर की बात कर रहा हूँ, नंदवाई के अंदर एक गाँव था 12 माफी, उसमें एक 11 साल की बच्ची के साथ में रेप करने के प्रयास किए गए। रेप, उसको बाजरे के खेत में ले गया था व्यक्ति, उसके साथ में रेप कर रहा था, बड़ी मुश्किल से बच्ची चिल्ला के बच्ची थी। ये घटना हुई नंदवाई के अंदर, एक पंचायत समिति का सदस्य है, उसके हाथ पंप तोड़ के रोड पर पटक दिए। कई भरतपुर के अंदर ऐसी घटना है, जो कई घटना हुई, काफी घटनाएं हुई हैं, काफी क्राइम बढ़ा है इनके हिसाब से इस ड्यूरेशन में, और उसकी वजह से काफी लोगों को क्षति हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर सुभाष गर्ग क्या कर रहे थे जब ये जो आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मेरे मित्र ने एक भी बार भाजपा का नाम नहीं लिया है कुशासन का। आपने किसान की बात की, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं कहना चाहता हूँ कि 2000 यूनिट पर मंथ किसान की माफ़ करने का काम अशोक गहलोत सरकार ने किया, और मैं खुद किसान हूँ।
मेरे नाम से कृषि कनेक्शन है, मेरा बिल 0 आ रहा है। 100 रुपये पर प्रत्येक उपभोक्ता को घरेलू बिजली फ्री की, 100 से ऊपर स्लैब में सब्सिडी जारी है। ये काम बीजेपी ने किया क्या? हमारी लड़ाई, मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। बीजेपी के राज में आपने एक बात और नहीं छेड़ी या छेड़ेंगे आगे, रीट में वो पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पेपर लीक कौन से प्रदेश में नहीं होता? लेकिन आपने कहा रेप हो गया, मान लिया हो गया। आपने कहा डकैती हो गई, मान लिया हो गया। पेपर लीक हो गया। ऐसा कोई केस बता दीजिए जो घटना घटने के बाद सरकार ने कानूनी कार्रवाई नहीं की हो और अपराधी सलाखों के पीछे नहीं हो। हाँ, कानूनी कार्रवाई सरकार ने की है अपनी जो सीआईडी वगैरह से, और उससे जांच कराई गई है। कई दोषी पकड़े भी गए हैं। अगर मंत्री जी दोषी होंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ईडी का मामला भी चल रहा है। ईडी का मामला चल रहा है। ईडी कहीं ना कहीं उनको ले जाएगी। ईडी तो आजकल बहुत ज़्यादा सक्रिय है। डोटासरा जी के यहाँ भी पहुँच चुकी है, तो ईडी सक्रिय है, वो तो कर जाएगी। लेकिन मैं ये पूछना ये भी अगर कांग्रेस की आलोचना नहीं करेंगे तो इनके यहाँ भी ईडी पहुंच जाएगी। उसी भय से ये कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं और बीजेपी की बी टीम के रूप में देश में काम कर रहे हैं। आपके ऊपर एक आरोप है बड़ा भाई है, कुछ भी हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इन्होंने कहा कि किसानों के लिए हमने बिजली फ्री दी, यूनिट फ्री दिए। क्या आप 4-4.5 साल पहले नहीं कर सकते इस लाभ को? 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं आप, तो ये 4 साल पहले भी दे सकते थे आप किसान के लिए। अरे एक बात बताओ, 4-5 साल हो गए। 4-5 साल में इतना उठापटक क्या हुआ? आप 6 महीने उठापटक रही है अपनी सरकारी जन कैसे बची है? कोरोना खा गया। अच्छा, एक बीच मैं बताता हूँ इनको, मेरे भाई को। अभी इनने कहा है कि बीएसपी बी टीम है बीजेपी की। अगर आपकी बी टीम है तो हमको बताया कि हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक नागनाथ एक सागनाथ। जब विधायक राजस्थान से भक्के जाते हैं तो भाजपा सरकार आपकी मदद करती है। आपके मंत्री और विधायक में हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार है बीजेपी की। वहां आपके विधायक रहते हैं, वहां के विधायक आपके पास आते हैं, तो बी टीम बीएसपी रही कि कांग्रेस रही? मेरे साथियों, मेरे मित्र, आप तो राष्ट्रीय लोकदल के हैं, जलाध्यक्ष हैं, आप सम्मानित व्यक्ति हैं। हमारे विधायक कहीं नहीं गए। हमारे विधायक ने सबसे पहले 99 में थे, 100 करने का बहुमत पूरा करने का काम किया, 100 से 101 करने का काम किया, सरकार को बचाने में पूरी भूमिका निभाई। हमने पूरा गठबंधन धर्म निभाया। अब आप किसानों की बात कर रहे थे कि अभी ये तो साहब 6 महीने पहले कर दिया, 2 साल पहले कर दिया, कर तो दिया। एक तरफ तो उन लोगों से हमने लड़ाई लड़ी है जो लोग हमारी जमीन को छीन करके अडानी अंबानी को देना चाहते थे। 3 कृषि कानून ले आए भाई साहब। सीवरेज के बारे में और थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। सीवरेज का इसमें लिखा है, पुस्तिका में दिया है, सीवरेज कार्य प्रारंभ कराया 111.7 लाख रुपए का। ये सीवरेज कार्य प्रारंभ मेरे हिसाब से, तो हम तो जिस पे खबर बना रहे हैं 10 साल से कि सीवरेज कछुआ गति से चल रहा है, और ये बता रहे हैं कि इनने प्रारंभ भी कराया है। आप क्या कहना चाहते हैं? सीवरेज का प्रारंभ कराने, सीवरेज भरतपुर में सीवरेज का कार्य प्रारंभ कराया है डॉक्टर सुभाष गर्ग ने, जो बंद हो चुका था। अच्छा, वो बंद हो गया। और दूसरे एक सीवरेज का मतलब है, ये आपके ये बेहतर समझते हैं, ये 13 नंबर और सेवर तक का जो पानी 250 साल से भरतपुर का 1 भी लीटर पानी भरतपुर से बाहर नहीं निकला। उसका कारण ये है कि सीवरेज जो फेल होने की स्थिति में, जो बीजेपी के शासन में चली थी, कि आप 3 फुट नीचे गड्ढा खोदोगे पानी निकल आता है। उस पानी को ड्रेनेज करके और उसमें CFCD के माध्यम से मेन ड्रेन में नौ पे डालने का काम जो चल रहा है, मैं समझता हूँ ये वो योजना है। अच्छा, ये वो योजना है जो, इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सीवरेज का कौन सा कार्य है। ये एक पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज का शिलान्यास हुआ था यहाँ जसवंत प्रदर्शनी। उस मैटर पे मैं पूछना चाहता हूँ, जबरदस्त विरोध हो रहा है व्यापारियों का भी और आम जनता का भी। देखो अब इसमें क्या होगा, ये चुनाव इसके नुमाइश जाने के बाद क्या उसमें निर्माण कार्य शुरू होगा जिसका शिलान्यास हुआ है, या वो कहीं दूसरी जगह? देखो, इस पे जहाँ तक मेरी जानकारी है, पंडित रामकिशन जी जो हमारे वयोवृद्ध नेता हैं सब समाज के, उनके यहाँ मंत्री जी की एक बैठक हुई, कुछ और सामाजिक संगठन राजनीतिक लोग भी उसमें मौजूद थे, और मंत्री जी ने कहा है कि चुनाव के बाद अगर इसका कहीं और विकल्प मिल सकता है जमीन का तो वहाँ शिफ्ट कर देंगे। ऐसी कोई जिद नहीं है कि भरतपुर के लोग नहीं चाहेंगे कि यहाँ नहीं बने, नहीं बनाएंगे, दूसरी जगह बना लेंगे। इन्होंने तो बहुत विकास कार्य कराए हैं। मैं हमारे मित्र अच्छी बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपने नाली कितने बारों में बनवाई, जल भराव की समस्या कितने बारों में बनवाई, वो तो मंत्री जी मेरी सुनिए, 1 मिनट बता दूंगा आपको। आपने विधायक निधि की भी बात की शुरू में कि साहब भरतपुर में विधायक निधि नहीं लगी। आप राजीव जी पढ़े लिखे आदमी हो,
विधायक निधि को अपनी विधानसभा के अलावा दूसरी विधानसभा में 1 रुपया नहीं दे सकता आदमी। और सुभाष गर्ग जी की 1 महीने पहले 5 साल की विधायक निधि नील हो चुकी है, तो वो भरतपुर से बाहर तो लगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये बात तो तो सही अभी है। हमारे में तो बता रहे हैं कि ये भरतपुर से बाहर भी बता रहे हैं एजेंडा में। तो कौन बता रहा है? इन्होंने आपके एजेंडा में आप बता रहे हैं उसमें दानोता में उधर फलाने में वो स्कूल क्रमोन्नत स्कूल करने क्रम कराए ना। मैं आपके मतलब स्कूल क्रमोन्नत कराए, इसमें जो मैं- जोड़ा गया है उसमें देखो, दानोता में, कसौदा में और इसमें एक चीज़ बात खड़ेरा में। देखो देखो, मंत्री जी का शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ये 3 चीजों को लेकर विशेष फोकस रहा। और शिक्षा, स्वास्थ्य, आज अस्पताल बन रहा है तो उसमें भरतपुर के लोग ही भर्ती होंगे क्या, या उनका इलाज होगा? कुमेर के भी आएंगे, डीग के भी आएंगे, दानोते के भी आएंगे, नदबई के भी आएंगे। तो इन चीजों को छेद से जोड़ना मेरे हिसाब से न्याय संगत बात नहीं देखो, मैं एक शिक्षा के मामले में एक निवेदन चाहता हूँ। जनता के लिए मूल जो चीज होती है, नाली, सड़क, पानी, जल। आज जो आप पैसे करोड़ों में गिनवा रहे हैं कि हमने जल योजना इतना खर्च किया, जो बाहर की जो कॉलोनी है उन्होंने कितनी चम्मल की लाइन बिछी, कितने लोग पानी चम्मल का पी रहे हैं। आज भी बाहर की जो कॉलोनियां हैं, हमारी सम्मानित महिला रातों में दूसरों के घर से पानी भर भर के लाती है महिला। आज भी चम्बल का पानी, जहां दलित समाज की बस्ती है खासकर ज्यादा, वहां आज भी चम्बल का पानी नहीं है पीने के लिए, खारा पानी पीती है जनता। अच्छा अच्छा, ये खारा पानी पीते हैं सब, बताओ क्यों क्यों पी रहे हैं खारा पानी? देखो, संकल्प पत्र आया, सारी बातें हुई। जी जी। मैंने कहा मैं भी 25 साल से राजनीति में हूँ, भाई मोती जी भी हैं। ये किताब जो पूरा पुलंदा विकास का है, मैंने पहली बार किसी विधायक के द्वारा जारी किया, वो देखा गया सही है। बात है। और इसमें कोई भी बात झूठी हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जी। झूठ का काम नहीं है। इतने विकास कराने के बाद तभी जनता की आवाज है कि कहो दिल से डॉक्टर सुभाष गर्ग फिर से। अच्छा, ये बीएसपी के कैंडिडेट, एक हमारे व्यूअर पूछ रहे हैं, बीएसपी के कैंडिडेट जीतते तो बीएसपी से हैं और उसके बाद सीधे कांग्रेस में भाग जाते हैं, ये पहला चक्कर नहीं है? आपके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इन लोगों का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। और बंदोबस्त ऐसा कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग हमारे लिए दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अब के आदरणीय बहन जी ने कहा है, जो गहलोत जी ने जो हमारे 6 विधायक तोड़े, अब के गहलोत जी उस खरीदने लायक नहीं रहेंगे, वो बीच में लटक जाएंगे, ना इधर रहेंगे ना उधर खरीद पाएंगे। तो हमारे विधायक जहां सत्ता में की चाबी हो गई जाके पहले नंबर, तो हमारे जो फोकस है, हम 60 विधायक जिताने के प्रयास में बहुत ही मजबूती के साथ हैं। बाकी चुनाव हम 2 से विधानसभा में लड़ेंगे। और अब के हम भूमिका ऐसी रहेगी किंग मेकर की तरह, सत्ता में भागीदारी हमारी रहेगी। यदि हम कम पड़ते हैं तो जहां सरकार बनेगी उसको समर्थन देंगे, सरकार बनाएंगे। और हमारे विधायक जो बाहर से समर्थन देते हैं आदरणीय बहन जी, अब के हम सरकार में रहकर अब समर्थन देंगे। सरकार में रह के समर्थन देंगे, बाहर से नहीं देंगे। जो बाहर से देते थे उसकी वजह से उनके साथ धोखा हो जाता था बीएसपी के साथ। इस बार सरकार में शामिल होंगे। अब किस सरकार में शामिल होंगे, सरकार कौन सी आ रही है आप बताएं? अब ये किस रीति नीति पे चल रहे हैं? मान लो बीजेपी की बनी तो आप इनसे ही पूछोगे, भाजपा को भी सपोर्ट कर दोगे क्या आप? नहीं, बीएसपी INDIA की वो है कि नहीं? ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, बीजेपी कांग्रेस। मेरे भाई तो आरएडी के जलाध्यक्ष है, कांग्रेस की क्यों कर रहे हैं? वक्त है इनको तो आरएडी की बात करनी चाहिए भाई को, मेरे को। मैं कांग्रेस की कर रहा हूं। राष्ट्रीय लोकदल, आप राष्ट्रीय लोकदल की बात कर रहे हैं मेरे मित्र। लोकदल का विधायक किसी भी नहीं, रूप से आप कांग्रेस भारतीय की- जनता पार्टी की मेरे सरकार का भाई, सहयोग नहीं करेगा, ये मैं कह रहा हूँ। आप कांग्रेस की क्या वकालत कर आपके रहे हैं? विधायक भाजपा का सपोर्ट करेंगे अगर सरकार में शामिल होते हैं हम तो? दोनों को ही सत्ता में रोकने की प्रयास करेंगे। तो तीसरा तो कोई सरकार बनाने की सरकार स्थिति में नहीं बनेगी, है। सरकार गठबंधन की बने, तीसरी और कैसे क्या बने? कम्युनिस्टों की सरकार जो बनने से रही है? यहाँ क्यों आजकल तो दूसरी पार्टियों के विधायक जीतेंगे नहीं, क्योंकि पट्टा कांग्रेस बीजेपी का थोड़ी है, और भी तो पार्टी है हमारे, हम भी मजबूती के साथ अब चुनाव लड़ रहे हैं। वास्तविकता से इतनी दूर नहीं जाना चाहिए मोती जी। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व के बिना सरकार नहीं बन सकती। अब के जनता बदलाव चाहती और है। आप भाजपा के खिलाफ हो, हम तो दोनों के ही जो खिलाफ हैं देश मेरे को मित्र, हम तोड़ना दोनों के चाहते खिलाफ हैं, हैं। जो भाई को भाई से लड़ाना चाहते हमारे हैं, को तो हिंदू दोनों मुस्लिम ही- की बात करते हैं, उन लोगों को देश से भगाना चाहते हैं। आम चर्चा है भरतपुर में, आम चर्चा है कि गिरीश चौधरी का बसपा में जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है। कांग्रेस कैंडिडेट या अगर गठबंधन कांग्रेस से आते कैंडिडेट है ही हैं नहीं तो है। उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मैं एक बात कह मैं रहा हूं। ये पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से नुकसान है या नहीं है गिरीश? मैं एक बात कह रहा हूं कि सुभाष गर्ग जी लोकदल से लड़े। मैं लंबी बात नहीं कहता, 5 साल आपने देख ली, वो लोकदल छोड़ के नहीं गए और दोबारा लोकदल से टिकट मांग रहे हैं।
आपने गिरीश चौधरी जी से कोई बॉन्ड भरवा लिया है कि चुनाव के बाद कितनी साल या कितने समय बसपा में रहेंगे, ये पूछो आप। मेरे मित्र कह रहे हैं कि बीएसपी के भग जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप आरएलडी के जिलाध्यक्ष हैं। कांग्रेस के जो 22 विधायक मध्य प्रदेश में टूट के गए, क्या उन्होंने कांग्रेस ने बॉन्ड भरवा लिया क्या उनसे? ये बात भी सही है इनकी कि वहाँ 22 विधायक गए थे, वो चले गए कांग्रेस के लोगों ने। अब वो तो विधायक तो क्या गए बेचारे, उनके जो वहाँ महामहिम थे आदरणीय सिंधिया जी, वही टूट गए। वो अपने खेमे को लेके चले गए। अब उनकी स्थिति क्या है आप सब जानते हो। वो दोबारा से प्रयास कर रहे हैं कि मैं कांग्रेस में कैसे घुसूं। वो दूसरी पार्टी है, सहयोगी दल है, हमारा अलग बात है, लेकिन उनका अंदरूनी मामला है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा था कि विचारधारा के आधार पर आप टिकट दें बसपा को भी। हम तो अपना सहयोगी मांगते हैं, मजबूरी है इनकी, बीजेपी का सहयोग कर रहे हैं, कांग्रेस के नुकसान के लिए लड़ाते हैं। कांग्रेस के नुकसान के लिए आपकी मजबूरी है। लेकिन मैं आपको दोनों को यहाँ भरतपुर के रोजगार के मुद्दे पर लाना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी जरूरत जो है भरतपुर की वो रोजगार की थी, रोजगार परक योजनाओं की थी। रोजगार परक योजनाएं इसमें भी कहीं दिखाई नहीं दी हैं। मोदी जी ने हमारे युवाओं को, जो पीएचडी हैं, जो एमबीबीएस हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको एक सलाह दी कि पकौड़े की ठेल लगाओ और रोजगार करो। हम उन लोगों को इस देश से भगाना चाहते हैं जिन्होंने नौकरियां छीनी हैं। आज 2 करोड़ वैकेंसी केंद्र में खाली हैं, क्यों नहीं भर्ती हो रही? 4 साल का अग्निवीर बना दिया। हमारे किसानों के बेटे वहाँ सेना में जाते थे, एक परिवार की रोजी रोटी चलती थी। नहीं तो दायित्व तो लोकल विधायक का नहीं बनता है कि अपने क्षेत्र में रोजगार के लिए कोई विकासशील योजना ऐसी बनाई जाए, ऐसे इंडस्ट्री लाई जाए या ऐसे? 8 नए कॉलेज खुल रहे हैं, आपको पता है। उन 8 कॉलेज में लेक्चरर भी लगेंगे, दुकानें भी खुलेंगी। और जब यहाँ पैसा आएगा, बाहर से लोग, जब एजुकेशन हब बनेगा, कोटा की तरह से यहाँ लोग पढ़ने आएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ के मार्केट में भी इनकम बढ़ेगी, लोगों की भी इनकम बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो उसी दिशा में काम हो रहा है। लेकिन बेरोजगारी की समस्या इतनी जटिल है कि इसका 2 महीने में, 3 महीने में परिणाम आना संभव नहीं। मतलब इंडस्ट्रीज नहीं लगनी कोई ऐसी जो इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज हो जिनमें तुरंत रोजगार मिल जाए लोगों को? नहीं, वो आनी चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री जो भी भरतपुर में आएगी वो बिना केंद्र सरकार की स्वीकृति की नहीं आएगी। और आप जानते हो जीएसटी तक का जो राजस्थान का हिस्सा है वो पूरे 5 साल में भाजपा सरकार ने राजस्थान सरकार को नहीं दिया। राजस्थान सरकार से मैं पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा बटी हुई है। राजस्थान में 10 रुपए डीजल महंगा क्यों और उत्तर प्रदेश में सस्ता क्यों? उसके बराबर डीजल हो, उसके रेट होना चाहिए ना, पड़ोसी के बराबर क्यों नहीं हुआ? वो पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पे 14 से पहले देश में कृषि यंत्र टोटल बिना किसी टैक्स के मिलते थे, उन पर किसी प्रकार को टैक्स नहीं था। मुझे बड़े दुर्भाग्यवश कहना पड़ रहा है कि मोदी जी के आने के बाद 28% जीएसटी कृषि यंत्रों पर लगती है। 1 लाख रुपए का आप कल्टीवेटर लोगे तो 28,000 रुपये किसान की जेब से मोदी जी रख लेते हैं। और उस 28,000 लेने के बाद 2,000 रुपये उसको साल में देते हैं, वो भी आजकल मिल नहीं रही। ये तो वो मतलब हो गया कि हमारी लंगोटी से हमारी पगड़ी बांध दी और फिर वाह वाह कर रहे हैं। तो वो इनकी लंगोटी से इनकी पगड़ी बंधवा रही है, ये तो केंद्र सरकार की है। आपकी तरफ से क्या क्या आधार बनाया जाएगा? क्या आधार बना के आप जाओगे? आप इन्होंने तो बहुत विकास कार्य कराए हैं और ये तो हर चीज का ये चुनावी पुलंदा है, ये झूठ का पुलंदा है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि नगर निगम विकास का क्षेत्र का अपने सिरे नहीं लेने चाहिए मंत्री जी को। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के जहाँ का आपका जो बजट आता है ग्रामीण क्षेत्र का, उसमें देना चाहिए। एक तरफ तो नगर निगम गिरवी रख दी हम लोगों ने, एक तरफ मंत्री जी ढको से पीट रहे कि मैंने विकास कराए, रोड बनवाना। आप गाँव ग्रामीण क्षेत्र में कितनी यूनिवर्सिटी कितनी बन गई भाई साहब मेरे? यूनिवर्सिटी कितनी है भरतपुर के अंदर? और यूनिवर्सिटी बना के क्या करोगे जब तुम्हारे हर भर्ती पे पेपर लीक होते हैं? तो आप कैसे विकास कैसे कराओगे? जनता के लिए कहाँ रोजगार दिए? मेरे को रोजगार बता दे, रोजगार बताएं। यूनिवर्सिटी तो बनी गई बेलारे पे, अलग बात है, अलग बात है, वो अब डीग में गई है। अरे वो कल परसों गई है और ये अच्छा हुआ, मैं कहता हूँ अच्छा हुआ वो डीग में चली गई। निश्चित रूप से डॉक्टर सुभाष जी को जनता मौका देगी तो भरतपुर में उस यूनिवर्सिटी से हट करके अलग यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। डॉक्टर सुभाष गर्ग को अगर मौका देती है जनता तो वो यूनिवर्सिटी भी बनवा देंगे। यहाँ कॉलेज खोले हैं, काफ़ी कॉलेज खोले हैं यहाँ। आयुर्वेद का कॉलेज, वो एक अलग बात है कि आयुर्वेद के कॉलेज में टीचर नहीं है, टीचिंग स्टाफ नहीं है। जो इनका जो नर्सिंग कॉलेज है आयुर्वेद में, नर्सिंग कॉलेज जो है उसमें टीचिंग नहीं है, स्टाफ नहीं है। जो कॉलेज के लिए आयुर्वेद के लिए BA MS के लिए जो टीचिंग स्टाफ रखा हुआ है, जो क्लिनिकल स्टाफ है 7 की तादाद में, 5 नॉन क्लिनिकल है।
वो पढ़ा रहे हैं और उन्हीं पे जोर दिया जा रहा है। आपके ही मेयर साहब ने वो 1 रुपये पे एक टोकन उस पर दे रखा है, वो वहाँ चल रहा है। उद्घाटन या शिलान्यास हो चुका है उसका, 13 नंबर स्कीम में ही हुआ है शिलान्यास शायद उसका, जी, जी। आयुर्वेद कॉलेज का। 13 में। उसके लिए पैसा भी आ गया है, काम चालू हो गया। काम चालू हो गया है, उस पर भी वो लग गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये काम करा रहे हैं, ये काम की बदौलत अपने क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, लेकिन आप किस आधार पर जाओगे? गिरीश जी ने पार्टी छोड़ के अच्छा किया है, गलत किया? गिरीश जी भरतपुर से विधायक चुनेंगे और चुनकर ये विधानसभा में जाने का ये पक्का तय जनता ने मन बना लिया है। अब की बार गिरीश चौधरी को विधायक बनाना है, क्योंकि इन्होंने माननीय मंत्री जी ने अब ये बनाया ना, अभी 13 नंबर गा रहे हैं। किसी सरकारी जमीन पे, किसानों की जमीन पे आप लुटा रहे हैं, किसी सरकारी जमीन पे देते ना, इनको जमीन गलन पड़ी हुई है, वहाँ देते समाजों के लिए जमीन। ये तो किसानों की जमीन की रेवड़ी बांट रहे हैं मंत्री जी के, ये समाज के नाराज होने की वजह से वोट नहीं छूट जाए। ये तो चुनाव होने के बाद जितने भी ये उन्होंने दिए समाजों के लिए 2000 वर्ग जमीन, ये सारे निरस्त होंगे। सरकार इनको बदलेगी, ये मैं बता जाना चाहता हूँ आपके, सरकार बदलेगी वाली है। कैसी बात आप कर रहे हैं मोदी जी? कोई भी सरकार किसान की जमीन को दे सकती है क्या? अलॉट कर सकती है क्या? किसान को कानून बना हुआ है ये देश। अभी किसानों को जमीन नहीं है, आपको जमीन ये देश संविधान से चल रहा है, कानून से चल रहा है। किसानों को जमीन नहीं देता, आपको जमीन सरकार मेरे खातेदारी की जमीन को आपको अलॉट नहीं कर सकती। आज की तारीख में नगर सुधार न्यास भरतपुर 13 नंबर की मालिक है और उसने जमीन अलॉट की। जमीन किसानों की जमीन है, आपको कैसे दे देगी? मुआवजे हो गए, कोई मुआवजा नहीं दिया और कोई सरकार नहीं बदल सकती। ये कैबिनेट का डिसीजन है, यूआईटी का डिसीजन नहीं है, राजस्थान मंत्रिमंडल का डिसीजन है। मुआवजे दिए, कोई बदल नहीं सकता, ना कोई मुआवजे दिए, ना पट्टे दिए। अभी तो सरकार का किसान, जनता सब देख रही है, अभी किसान कोर्ट में जाएंगे, ये सरकार मुआवजा मिला हो अगर आप में से किसी को, तो आप जरूर कमेंट्स मेरे को 5 आदमी बता दें किसने मुआवजा लिया है। अगर डबल 5 आदमी डाल के बता दें स्कीम में 13 नंबर में, तो आप जरूर बताएं। आपने अगर यहाँ कोई ऐसे रोजगार के साथ तो जरूर बताएं। संतोष जी ने जो बात कही उससे अगर सहमत हैं आप, संतोष जी की दलीलों से सहमत हैं, तो निश्चित रूप से इनका समर्थन करें, डॉक्टर सुभाष गर्ग को वोट दें। लेकिन अगर इनकी दलीलों से सहमत हैं और केवल ये अगर ये चाहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हमें फायदा मिल जाए, या ऐसा हो कि बीजेपी और कांग्रेस की भिड़ंत में हम निकल जाएं, तो वो एक अलग उस पर भी आप विचार करें। कैंडिडेट देखें, निश्चित रूप से कैंडिडेट देखें, और विकास जो करा रहा है उसका देखें। ये जो बुकलेट जारी हुई है इसे जरूर पढ़ें, और अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से देखें। ये बुकलेट जो जारी हुई है, इस बुकलेट को जरूर आप देखें। ये भास्कर में आई थी आज सुबह, एक दैनिक समाचार पत्र है उसमें, तो इसको निश्चित रूप से आप देखें, पढ़ें। क्या क्या आपके क्षेत्र में, आपके वार्डों में काम हुए हैं, नहीं हुए हैं, क्या हुआ है, कौन कौन सी जो घोषणाएं इसमें बताई गई हैं, जो बताया गया है कि प्रोग्रेस रही है 5 साल की डॉक्टर सुभाष गर्ग के कार्यकाल में भरतपुर की जिले की काय को भरतपुर विधानसभा की, तो निश्चित रूप से जो भी इनकी वो जो रही हैं उपलब्धियां नहीं हैं उन पर गौर करें। अगर उपलब्धियां सही पाई जाती हैं तो निश्चित रूप से इनको वोट करें, इनका समर्थन करें, और अगले 5 साल के लिए इन्हें इसलिए बुलाएं ताकि भरतपुर का चौमुखी विकास हो सके, स्मार्ट सिटी भरतपुर बन सके। जो इनका सपना था कि भरतपुर स्मार्ट सिटी बने, ये इनके सपने को लेकर ये यहाँ आए थे। टाइम कम पड़ गया, इसलिए 5 साल का समय आपसे और मांग रहे हैं। जरूर दें 5 साल का समय। अगर आपको लगता है कि इसमें जो भी सूचनाएं दी गई हैं वो अगर सही है और नहीं है तो जरूर कमेंट्स जरूर करें। नहीं है तो लोगों को भी अवगत कराएं कि ये सही नहीं है बुकलेट, और अगर सही है तो लोगों से कहें कि बुकलेट सही है, इसमें सारी चीज़ें जो हुई हैं वो धरातल पर हैं। और रही बात बसपा की और बीजेपी की, बसपा में जो स्थिति है, ये किस मुद्दे को लेकर उसमें जाएंगे ये अभी स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए हैं हमारे मोतीराम जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में, जो गिरीश चौधरी हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में भरतपुर में आए हैं। कांग्रेस से निकल कर आए हैं, कांग्रेसी परिवार है, पुराना परिवार है, कांग्रेस से लगातार इनका नाता रहा है, और उसके अलावा विभिन्न पदों पर, कांग्रेस के प्रमुख पदों पर, जिम्मेदार पदों पर गिरीश जी रहे हैं। 2 बार इन्हें टिकट भी दिया गया था विधानसभा का कांग्रेस की तरफ से, हालांकि उस समय जीत नहीं पाए थे। लेकिन गिरीश जी का अपना खुद जनाधार है, और ये नहीं कि वो जातिगत जाट या जाटव समीकरण पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका हर कास्ट में उनका जनाधार है, हर कास्ट से उनके संबंध में पुराने ऐसे, वो भी स्टूडेंट उससे आए थे पॉलिटिक्स से, वो भी यहाँ MSJ कॉलेज में वो रहे थे प्रेसिडेंट।
तो निश्चित रूप से उन्हें भी देखा जाए। और बीजेपी का कोई कैंडिडेट अगर ऐसा आता है सॉलिड, और वो अगर विकास कार्य के बीजेपी अपना विजन पेश करती है, तो निश्चित रूप से आप तीनों में कंपैरिजन करना, जो भी आपको अच्छा लगे वोट जरूर करना। 25 नवंबर को वोट डालने जरूर जाना, और उसके बाद 3 दिसंबर को आपका विधायक जीतेगा। ये विधायक किसी पार्टी का नहीं हुआ, क्यों आप वोट डालोगे ना तो आपका विधायक जीतेगा। अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें और देखें कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसी के हिसाब से वोट करें। हमारे साथ आप दोनों पधारे, पैनल में हमारे दोनों भाई जो पधारे हैं उन सबको नमस्कार, और आप सब जो मेरे दर्शक देख रहे हैं इसको, उन सबको भी नमस्कार। ये कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ, चर्चा अभी लगातार जारी रहेगी, चर्चा जारी रहेगी। कल फिर आएंगे इसी समय और इसी टॉपिक को लेकर, भरतपुर में विकास के 5 साल क्या रहा क्या नहीं रहा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद। आभार। सबको नमस्कार।